एक ऐसा आंदोलन जो बांग्लादेश के सड़कों से उनके प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के पार्लियामेंट तक पहुंच गया। आज हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर ही भागना पड़ा और इन सब के पीछे है 3 ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने छोटे से आंदोलन को स्टार्ट किया। आज इस पूरे आंदोलन में बांग्लादेश के लाखों नागरिक शामिल हैं। ऐसा क्या हुआ बांग्लादेश में जो लोग सड़कों पर उतर आए और उनके प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा? आखिर क्या कारण है जिससे ये सब शुरू हुआ? जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, पर उसके पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। 5 अगस्त बांग्लादेश के इतिहास का एक ऐसा दिन है जो कोई नहीं भूल पाएगा। यही वो दिन है जिस दिन बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग गई। और इन सब के पीछे 3 लोगों की अहम भूमिका है। 3 ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस से आंदोलन शुरू करके 15 साल से सत्ता में बैठी प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नाहिद इस्लाम ये छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है। दूसरा नाम है आसिफ महमूद जो ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र है। आसिफ जून में शुरू हुए आंदोलन का हिस्सा बना था। और लास्ट में आता है तीसरा नाम जो है अबू मकर। इन तीनों ने 5 जून को हाईकोर्ट में दिए आरक्षण के फैसले के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। बांग्लादेश में जाने वाले आरक्षण को कोटा सिस्टम कहा जाता है, पर आखिर ये कोटा सिस्टम है क्या? जानने के लिए हमें इसके पीछे की कहानी को जानना पड़ेगा। 1947 के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में था। पहला था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान का बंटवारा रिलीजन बेस पर हुआ था और ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर मुस्लिम लोग थे, इसलिए उसे पाकिस्तान का ही हिस्सा माना जाता था। 1970 में आए साइक्लोन भोला ने ईस्ट पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया था। 3 से 5 लाख लोग मारे गए थे। उस समय वेस्ट पाकिस्तान ने बहुत ही कम मदद की थी ईस्ट पाकिस्तान की। उसके बाद पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शन हुए। उस समय नेशनल असेंबली में वेस्ट पाकिस्तान की करीब 138 सीटें थी और ईस्ट पाकिस्तान में करीब 162। तब वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी और ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग पार्टी थी। शेख मुजीबुर रहमान उस समय ईस्ट पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर माने जाते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि वेस्ट पाकिस्तान कैसे उन पर हावी होते जा रहा है और इसका सीधा असर जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो देखने मिला, जिससे सब शॉक हो गए। इस इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान के 162 सीटों में से 160 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि जुल्फिकार की पार्टी ने 138 में से मात्र 81 सीटें जीती। इसका सीधा मतलब यह था कि पहली बार ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी सरकार बनाएगी, पर वेस्ट पाकिस्तान के लीडर और वहां की आर्मी ने यह मानने से बिल्कुल मना कर दिया, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान ने एक सिविल मूवमेंट स्टार्ट कर दी। 7 मार्च 1971 में ढाका में मुजीबुर रहमान ने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के बंगाली लोगों को एकजुट आने को कहा और एक अलग देश बांग्लादेश की मांग की। 25 मार्च 1971 को वेस्ट पाकिस्तान की सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में चल रहे मूवमेंट को रोकने के लिए हमला कर दिया, जिसमें कई आम नागरिक मारे गए। इसके बाद बांग्लादेश में एक रेजिमेंट फोर्स स्टार्ट हुई जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी। इसमें कई आर्मी के रिटायर्ड जवान और आम नागरिक शामिल हुए, जिनको सपोर्ट मिला भारत सरकार की तरफ से। मुक्ति बाहिनी और भारतीय फौज ने पाकिस्तान को हरा दिया, जिसके बाद बांग्लादेश आजाद हुआ। आवामी लीग के सबसे बड़े चेहरे मुजीबुर रहमान तब बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने। Mujibur Rahman, the leader of East Pakistan, declared the region an independent republic, which he said will be called Bangladesh, the land of the Bengalis. तब मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के नागरिकों से वादा किया कि जो लोग बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए और ऐसी महिलाएं जिनको पाकिस्तान की आर्मी से अत्याचार सहना पड़े, उनको एक स्पेशल कोटा दिया जाएगा। उनको एक स्पेशल कोटा दिया जाएगा सिविल सर्विसेज में। शुरुआती कोटा में 30% जॉब फ्रीडम फाइटर्स को, 10% जिन महिलाओं पर अत्याचार हुए उनको, 40% जो छोटे शहरों से लोग हैं उनको बांट दी गई। 1997 को इस कोटा सिस्टम में चेंज कर
जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बच्चों को भी जॉब दी जाएगी, ऐसे नियम बनाया गया। 2010 में इसमें और चेंज करके जो फ्रीडम फाइटर्स के पोता पोती रहेंगे उनको भी जॉब दी जाएगी, ऐसा नियम पारित हुआ। जिसका मतलब 30% जॉब फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 10% छोटे शहरों के लिए, 5% पिछड़े वर्ग के लिए और 1% अपाहिजों के लिए। इसका मतलब मात्र 44% जॉब मेरिट बेस रखी गई थी। इस वजह से 2018 में देश भर में स्टूडेंट आंदोलन स्टार्ट हुआ। तब शेख हसीना ने इस कोटा सिस्टम को रोकने से इनकार किया था। शेख हसीना ने आखिर इस कोटा सिस्टम को चेंज करने से इनकार क्यों किया, इसके पीछे एक रीजन है। शेख हसीना के लिए ये कोटा सिस्टम एक बहुत ही इमोशनल इशू था, क्योंकि ये कोटा सिस्टम उनके पिताजी ने बनाया था। शेख हसीना शुरुआत से ही अपने पिताजी के पॉलिटिकल डिसीजन से बहुत प्रभावित थी, इसलिए वो कोटा सिस्टम को नहीं हटाना चाहती थी। और बस इसी वजह से स्टार्ट हुआ ये स्टूडेंट आंदोलन। 1 जुलाई 2024 को यह आंदोलन ढाका में नहीं बल्कि बांग्लादेश के नॉर्दर्न पार्ट में भी स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे बांग्लादेश में फैल गया। आंदोलन में शामिल हुए लोगों पर रबर बुलेट्स, आंसू गैस के गोले बरसाए गए। इसी में 18 जुलाई को कई स्टूडेंट मारे गए और ढाका की सड़कों पर मिलिट्री के टैंक चलने लगे। इस बढ़ते आंदोलन में आंदोलन करने वालों की मांग अब कोटा हटाने से लेकर शेख हसीना को इस्तीफा देने पर आ गई। 4 अगस्त को यह आंदोलन इतना बढ़ गया कि 100 से अधिक जाने मात्र एक दिन में गई। कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई। बढ़ते आंदोलन और हिंसा के बीच शेख हसीना अपनी बहन के साथ देश छोड़कर भाग गई। इसके बाद बांग्लादेश आर्मी ने शेख हसीना के घर के बाहर के बैरिकेड्स हटा दिए और आंदोलनकारी शेख हसीना के घर में घुस गए। ये बिल्कुल वैसे ही था जो 2022 में श्रीलंका में हुआ था। हाल ही में बांग्लादेश के आर्मी के चीफ ने घोषित किया है कि वो देश भर में अंतरिम गवर्नमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये थी दोस्तों बांग्लादेश में चल रही पूरी तबाही की स्टोरी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।